कैसे हैं मेरे दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही संवेदनशील है। मैं इस टॉपिक को काफ़ी वक्त से अवॉइड कर रहा था क्योंकि आपको पता है कि मेरे जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसके अंदर बहुत डिटेल रिसर्च रहती है और डिटेल वर्क रहता है। तो मैं बहुत गहराई के अंदर और बहुत सच्चाई आपके सामने लाके रख देता हूँ, जिससे कि उस चीज़ का फिर जो है तिया पांचा हो जाता है। और जिस तरीके से हमारी सरकार चल रही, तो काफ़ी लोगों को ये थ्रेट रहता है कि कहीं इसके बाद सरकार आपके ख़िलाफ़ ना खड़ी हो जाए और कोई एक्शन ना ले ले। तो आप सीधा नाम लेके बोलें कि मोदी जी चुनाव क्यों नहीं हारते और उसको आप क्लेरिफाई करने की कोशिश करें, तो बहुत स्वाभाविक है कि वो डर और वो दहशत आपके दिमाग में भी आएगी। लेकिन अब क्योंकि 10-15 साल हो गए सरकार चलते हुए, और कभी ना कभी तो ये वीडियो बनाना था। हालांकि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ और मैं राजनीतिक, ये डिस्क्लेमर लगाना बड़ा ज़रूरी है, ना कोई एनालिटिकल हूँ और ना मैं कोई समाज सेवक हूँ। और लेकिन फिर भी एक जागरूक नागरिक होने के नाते, एक सच्चा देशभक्त होने के नाते मैंने इस पर डिटेल रिसर्च की कि मोदी जी चुनाव क्यों नहीं हारते। और वो डिटेल रिसर्च जो है मैं आपके साथ में साझा करना चाहता हूँ। ये मेरे पास में 3 चिट्ठियाँ हैं और इसके बाद जो है, ये तो पूरी एक किताब ही है, कॉपी है पूरी रिसर्च की। इसके बाद में जो हो सकता है कि हिंदुस्तान की सियासत पूरे तरीके से बदल जाए और लोगों को ये भी समझ में आ जाए कि मोदी जी चुनाव क्यों नहीं हारते। नहीं, सर वगैरह की बात मैं नहीं करूँगा, वो कांग्रेस का एजेंडा है, उसकी बात कांग्रेस ही करेंगे। मैं आपको डिटेल में बिल्कुल कलमबद्ध तरीके से और बिल्कुल सच्चाई के साथ ये बात आज शेयर करना चाहता हूँ कि ऐसा क्या होता है कि मोदी जी चुनाव नहीं हारते। सबसे पहली चिट्ठी तो मैं आपके साथ में ये साझा करना चाहूँगा। ये चिट्ठी जो है, ये एक विराट हिंदू भाई ने चिट्ठी लिखी है। इन्होंने कहा कि हम मोदी जी को हमेशा जिताते रहेंगे। मोदी जी ही इस देश के लिए अति उत्तम और सर्वोत्तम नेता हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कुछ वैलिड पॉइंट दिए हैं। जैसे मोदी जी ने 370 ख़त्म की, मोदी जी कॉमन सिविल कोड का कानून लाने वाले हैं, मोदी जी मुसलमानों को टाइट रखते हैं, ये हिंदुओं का देश है तो हिंदुओं का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया है, मोदी जी ने राम मंदिर के ऊपर में पताका लहराई है, मोदी जी ने हिंदुओं को एकजुट कर दिया, मोदी जी हिंदुओं की आवाज़ बने, मोदी जी ने हिंदुओं का हिंदुस्तान बना दिया, मोदी जी ने पुतिन को गीता गिफ्ट की, मोदी जी जो है हिंदुओं को पूरे विश्व में प्रसिद्ध बना रहे हैं, मोदी जी के राज में हिंदुओं को एक आत्मबल मिला है, मोदी जी के राज में हिंदू जो है खुलकर जीने लगे हैं, मोदी जी के राज में मुसलमानों का जीना मुश्किल कर दिया है, मोदी जी ने अज़ान के ऊपर पाबंदी लगाने वाले लोगों को कोई कार्रवाई नहीं की है, मोदी जी ने जो है मुसलमानों को 2म दर्जा नागरिक बनाने की कोशिश की है, मोदी जी पाकिस्तान को 2 टूक जवाब देते हैं, मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, मोदी जी, बहुत लंबा इन्होंने लिखा हुआ है। हालांकि इनका मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें इनको देश हित और हिंदू हित इसमें कैसे हुआ है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये इनके कुछ एक पॉइंट है जिसकी वजह से ये, और इनका ये कहना है आगे चिट्ठी के अंदर में, इनके जैसे कम से कम 30 करोड़ देशभक्त हैं जो ये सब बातें मानते हैं और इन सब बातों के ऊपर में बिलीव करते हैं। और उनका ये मानना है कि मोदी जी जो है हिंदुओं की आवाज़ हैं और मोदी जी हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ संकल्प लिए हुए हैं और धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रहे हैं, और मोदी जी जो है मुसलमानों को भी सही ठिकाने पर पहुंचा रहे हैं। इसकी वजह से, और अगर मोदी जी हारे, ये चिट्ठी के अंदर एक कंक्लूजन लाइन उन्होंने लिखी है कि अगर मोदी जी हारे तो मुसलमानों का शासन भारत के ऊपर में आ सकता है। अगर मोदी जी हारे तो मुसलमानों का शासन न सिर्फ आएगा बल्कि इतना भयंकर तरीके से शासन आएगा कि हो सकता है कि हिंदुओं को ख़तना कराना पड़े और हो सकता है आने वाली हिंदुओं की जनरेशन जो है इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो जाए। तो इसकी वजह से ये 30 करोड़ लोग एकजुट हैं, एक मुश्त हैं, एक आवाज़ हैं, एक मुट्ठी हैं और ये मोदी जी को लगातार वोट देते हैं। लेकिन 30 करोड़ लोगों से किसी की भी सरकार नहीं बनती। तो मैंने कहा ठीक है, ये 30 करोड़ लोगों की चिट्ठी को और इनकी भावना का मैं सम्मान करते हुए अपने पास रखता हूँ। लेकिन
मुझे इसके बारे में थोड़ी और डिटेल जानकारी चाहिए थी। अच्छा, एक इन्होंने और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये लिखी, इन्होंने इसके अंदर ये लिखा है कि महाराणा प्रताप को हिंदुओं ने उस वक्त साथ नहीं दिया, वो घास की रोटी खा रहे थे और वो मुगलिया सल्तनत को उखाड़ फेंकने में सक्षम थे। लेकिन हिंदुओं का थोड़ा सा दाल रोटी का झंझट क्या हुआ, उन्होंने जो है महाराणा प्रताप का बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। और अब कई सौ साल बाद इनको मौका मिला है कि भले ही ये दाल रोटी खाएं, घास फूस खाएं ये, लेकिन अब मोदी जी को जो है वो वाला ये हिंदू कहलाना पसंद नहीं करेंगे जो मोदी जी को चुनाव में हरा दे और एक मुस्लिम राष्ट्र के ऊपर अपनी जो है कार्रवाई को आगे बढ़ाते। खैर, ये लेकिन 30 करोड़ लोग ही हैं जो इस तरह से सोचते हैं और इस तरह से। और भारत 140 करोड़ की आबादी का देश है जिसमें तकरीबन 80-90 करोड़ तो वोटर हैं जो वोट 60-70 करोड़ तो वोट डालते ही हैं, बाकी 10-12 करोड़ वोट नहीं डालते, लेकिन 80-90 करोड़ वोटर हैं। तो 30 करोड़ से तो कोई भी देश में सरकार नहीं बन सकती और मोदी जी तो 3 बार से लगातार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो ये एक वामपंथी की चिट्ठी है। ये वामपंथी, मैं काडर के बीच में गया और मैंने उनसे जाके डिटेल में उनका रिसर्च पेपर निकाला। मैंने कहा आपको क्या लगता है कि मोदी जी क्यों नहीं हारते? तो उसने ये चिट्ठी दी। इस चिट्ठी के ऊपर में उसने बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं मोदी जी क्यों नहीं हारते। उसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है, ये कह रहे हैं, सबसे पहली तो ये बड़ी बात है, कह रहे हैं कि ये बात हम लोग खुल के नहीं बोलते। क्योंकि हमारा जो है इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का साथ भी है, हम खुल के नहीं बोलते इसलिए। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो मोदी जी हैं ये कांग्रेस के ही आदमी हैं, मतलब कांग्रेस के आदमी हैं। और कांग्रेस ने जिस तरीके से कॉर्पोरेटाइजेशन और भारतीय इकोनॉमी मनमोहन सिंह के शासन में 1991 के अंदर में खोली थी, तो उस दौर के अंदर में बहुत सारे काम जो कि कांग्रेस होते हुए नहीं कर सकती थी, तो उनको एक ऐसा नायक चाहिए था जो जनता को बड़ी तादाद में मूर्ख बना के और वो कॉर्पोरेट का काम कर सके। तो उसके लिए उन्होंने 2002 से ही मोदी जी को पहचानना शुरू कर दिया था, उसकी पहचान बनाना। उन पे इस तरीके के केस किए गए कि सारे केस जो है जिनका कोई इलॉजिकल थे और उनको जो है बड़ी गहरी यार इंग्लिश लिखी है, हिंदी ट्रांसलेट करने में तो मुझे दिक्कत होती है। तो उन्होंने 2002 से ही उनको जो है बनाना शुरू कर दिया था और उसके बाद उन पे कई तरीके के केस बुक किए, जिसकी वजह से जो है मोदी जी जो है देश की पटल के ऊपर में सबके सामने आ गए। फिर उनको जो है मनमोहन सिंह के सामने भाषण दिलवाया, फिर उसके बाद में उनके लिए आईटी सेल करी और इलेक्शन कैंपेन के अंदर में ख़ुद ढीला कैंपेन किया और मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बना के उन सारे कामों को मोदी जी के द्वारा किया गया जो कॉरपोरेट के हित के थे और जो कांग्रेस रहते हुए नहीं करना चाहती थी, वो अपना उसके अंदर नाम नहीं लगाना चाहती थी। और तो मोदी जी कांग्रेस के ही आदमी हैं और वो काफ़ी काम कर चुके हैं और ये जब तक सत्ता में बने रहेंगे जब तक ये पूरे काम निपटा नहीं देते। अब दूसरा ये कहते हैं आगे, ये तो बड़े कंफ्यूज मुझे लग रहे हैं वामपंथी, सच्ची में कंफ्यूज हो गए हैं क्या? बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लग रहे हैं, क्योंकि आगे बिल्कुल ये अलग बात कह रहे हैं। जो इन्होंने अभी पीछे कही है उससे ये एकदम उलट बात है। ये कहते हैं कि मोदी जी और कॉरपोरेट का एक नेक्सस बन गया है और कॉरपोरेट ने जानबूझ के कांग्रेस को जो है बाहर कर दिया, क्योंकि कांग्रेस बहुत सारी बातें कॉरपोरेट की मान नहीं रही थी जो कॉरपोरेट को जो है पसंद नहीं आ रहा था। और इसकी वजह से जो है ये इन्होंने मोदी जी को जो है हाईलाइट किया और कॉरपोरेट और मोदी जी का एक नेक्सस है। वो नेक्सस जो है मीडिया पर और तरीके के प्रभावों से जो है मोदी जी को के हीरोइज़्म को कैरी करता है, उनको आगे बढ़ाता है और वो करते हैं। अच्छा, अगर कॉरपोरेट इनका साथ छोड़ दे तो हो सकता है कि मोदी जी को हराया जा सके, लेकिन कॉरपोरेट खुद इनके साथ फंस गया है। ये एक तरीके का कह रहे हैं कि मकड़ जाल बन गया है जिसके अंदर में अगर एक गया तो सब जाएंगे। तो कॉरपोरेट की मजबूरी है कि वो मोदी के साथ बने रहें और मोदी जी की मजबूरी है कि वो कॉरपोरेट के साथ बने रहें। उनके दोनों के हित एक दूसरे से इस तरीके से जुड़ गए हैं कि एक जाएगा तो सब जाएंगे। आगे ये कि अंबानी जी, ये तो मैं नहीं पढ़ूँगा,
भले ही दूसरे की चिट्ठी हो लेकिन बड़ी संवेदनशील जानकारी है। कहते हैं कि अंबानी जी ने चिट्ठी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं, अंबानी जी रशिया से तेल ख़रीदते हैं, अगर मोदी जी नहीं रहेंगे तो हम रिलायंस वगैरह प्रॉफिट में उसको डेंट लें। ये तो नहीं पड़ता, बहुत लंबा इन्होंने लिखा है। आगे ये लिखते हैं, जो सबसे ज़्यादा काम की बात ये बताते हैं, वो ये बताते हैं कि अच्छा, ये अपनी बात को फिर तीसरी बार फिर काट देते हैं। ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत सारे हिंदुओं को मोबिलाइज़ कर दिया है और उसकी वजह से जो है हिंदुओं को एक फेयर, एक डर की अनुभूति हो गई है, जिसकी वजह से वो जो है उनको माइनॉरिटी का डर इतना भयंकर तरीके से बिठा दिया गया है कि उनको ऐसा लगता है कि जिस लेवल पर, जितने फ्रंट फुट पर हिंदू अब आगे बढ़ गया है, अगर अब वो पीछे हटा तो उसका काल बन जाएगा वो। और इस डर और भय के कारण हिंदू जो है एकजुट, मेरे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, आगे ये लिख रहे हैं कि मोदी जी जो है क्या कहते हैं, ईवीएम टेम्परिंग करते हैं, घोटाला करते हैं और क्या कहते हैं, वोटिंग गड़बड़ी करते हैं, नाम काटते हैं। अरे यार एक बात बताओ, मोदी जी कांग्रेस के आदमी हैं, मोदी जी जो है क्या कहते हैं कॉरपोरेट के आदमी हैं, मोदी जी जो है क्या कहते हैं हिंदुओं को एकजुट कर देते हैं, और मोदी जी जो है क्या कहते हैं वो ईवीएम में घोटाला करते हैं। ये अपनी बातों को, मतलब मैं इनका कोई कंक्लूजन पे मैं पहुंच नहीं पा रहा। आप लोगों को मैंने इनकी सारी बातें तकरीबन बता दी हैं। आगे बड़ा अच्छा ये किताब भी जो है ना, इन्हीं वामपंथियों की, मतलब इन्होंने बहुत लिखा है यार, इन्होंने तो छाप डाला पूरा, बाप रे बाप। ओह, ये तो मतलब 1-2 साल तक ये वीडियो चल सकती है कि अगर मैं इनकी वामपंथियों की पूरी जानकारी पढ़ूं। तो इनकी चिट्ठी को जो है फ़िलहाल साइड रख देते हैं, और ये कांग्रेसी की चिट्ठी है, इसको थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं, कांग्रेस की भी बात समझने की कोशिश करते हैं। कांग्रेसी क्या समझते हैं कि मोदी जी क्यों नहीं हारते। मोदी जी दरअसल चुनाव जीते ही नहीं हैं। मोदी जी ने बहुत सारे कांग्रेसियों को तोड़ लिया जो कि हमेशा से कांग्रेस के साथ थे और चुनाव जिताऊ उम्मीदवार थे। आज भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर में 150 से ज़्यादा जो जीते हुए एमएलए एमपी हैं वो कांग्रेसी ही हैं, और वो कांग्रेसियों की ही सरकार चला रहे हैं। मोदी जी उन बातों का श्रेय लेते हैं जो कांग्रेस के कार्यकाल में हुई, और वो अद्भुत तरीके से उसका श्रेय लेने में माहिर हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास अच्छे प्रवक्ताओं की कमी है और अपनी बात जनता तक पहुंचाए पाने के में कांग्रेस अक्षम हो गई है। अच्छा, ये आगे बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने लिखा है। अच्छा, इन्होंने लिखा है हिंदी, भोजपुरी, इंग्लिश, पता नहीं बड़ी खिचड़ी बनाई है कांग्रेस ने यार, किस किस लैंग्वेज में लिखा है। कह रहे हैं कि कांग्रेस के वोट जो हैं वो सेकुलर दलों के पास विघटन खा गए हैं, और ये समाजवादी, राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू, ये सारे वोट जो है कांग्रेस के ही वोट हैं, क्योंकि कांग्रेस की अधि उतार नीतियों की वजह से ये सारे वोटों में बिखराव हो गया, जिसकी वजह से कांग्रेस की सत्ता चली गई। आगे ये लिखते हैं कि राहुल गांधी पूरे देश को एक यात्रा के थ्रू एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं और संभावना जताते हैं कि 2029 में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, क्योंकि 2029 तक मोदी जी काफ़ी बूढ़े हो चुके होंगे तो और इतनी गलतियां कर चुके होंगे कि उनकी सरकार जाएगी ही, एंटी इनकम्बेंसी बढ़ जाएगी, जनता भाजपा से निराश हो जाएगी, अपने आप ये स्वतः होगा। कांग्रेसियों का ये मानना है कि ये खुद हो जाएगा और ये अपने आप सरकार चली जाएगी, जनता अपने आप बोर हो जाएगी, और एक दिन कांग्रेस की बात को जो है सब लोग मान लेंगे कि कांग्रेस सच के साथ खड़ी थी, कांग्रेस ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। एक दिन लोग ये मान लेंगे कि कांग्रेस ही देश का हित चाहती है। एक दिन ये लोग मान लेंगे कि भारत का मतलब ही कांग्रेस है। एक दिन लोग ये मान लेंगे कि सेकुलर विचारधारा कांग्रेस की जान जो है वही भारत की जान है। एक दिन ये लोग स्वयं मान लेंगे कि ये सरकार अच्छी नहीं चली। एक दिन ये लोग स्वयं मान लेंगे कि ये सरकार रोज़गार उपलब्ध करवाने में
नाकामयाब रही। एक दिन लोग ये खुद मान लेंगे कि राहुल गांधी जो है देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए सक्षम है। एक दिन ये लोग खुद मान लेंगे कि कांग्रेस जो है वही देश की नब्ज़ समझती है। एक दिन ये लोग मान लेंगे कि विदेशों से फंड एफडीआई लाने में कांग्रेस की भूमिका जो है बहुत जानदार है, कांग्रेस ही विदेशी फंड ला सकती है। एक दिन ये लोग खुद मान लेंगे। लोगों को बहुत विश्वास है इन्हें। एक दिन ये लोग खुद मान लेंगे कि मोदी जी जो है देश के लिए सही नहीं है। एक दिन ये लोग खुद मान लेंगे कि योगी आदित्यनाथ से अंतर्राष्ट्रीय छवि भारत की ख़राब हो रही है। एक दिन लोग ये खुद मान लेंगे कि ये तो एक दिन लोग की पूरी, मैं आखिर की लाइनें पढ़ लेता हूँ। इनका सारा का सारा फोकस जो है ये कह रहे हैं कि जनता जो मतलब ये है ना, क्या कहते हैं, जनता ये एक दिन खुद जागरूक हो जाएगी, खुद ही हो जाएगी। कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हम ज़्यादा एफर्ट नहीं डालेंगे, जनता खुद ही जागरूक हो जाएगी। आखिर एक जगह पे लिखा हुआ है बोर हो जाएगी। जनता हिंदू मुस्लिम की डिबेट से बोर हो जाएगी, तंग आ जाएगी, जागरूक हो जाएगी और इनको जो है चुनाव जिता देगी, ऐसा इनका पूरा ये मानना है। और एक दिन राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री, तो ये एक दिन, उस दिन, वो दिन, ये इसकी ज़्यादातर प्रतीक्षा की इनकी चिट्ठी है। तो इस चिट्ठी के अंदर में सबसे ख़ास बात इन्होंने ये लिखी है कि मोदी जी ने जनता को गुमराह किया है, इसलिए सत्य जो है क्योंकि कांग्रेस के साथ है, तो एक दिन जनता सत्य की समीक्षा करेगी और उसे पहचान लेगी कि सत्य कांग्रेस के साथ है और वो सत्य को लागू करने के लिए सत्याग्रह करेगी, सड़कों पर आएगी, संघर्ष करेगी और बताएगी कि हम लोग तेरेगी। आखिर में इन्होंने राष्ट्रीय गीत लिख रखा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। बहुत बोरिंग चिट्ठी है, ये पूरी नहीं पढ़ी जा सकती। इनका पूरा का पूरा फोकस इस पर है कि एक दिन जो है जनता खुद बहुत ज़्यादा जागरूक हो जाएगी। ये तो वामपंथियों की पूरी पूंजी है। 1831 में भी एक बार ऐसा ही हुआ था। 1831 के अंदर में जॉन सोफेलियस केनिये जो है अपने देश के अंदर में आंदोलन और धरने प्रदर्शन शुरू किए थे। उसके बाद 1839 के अंदर भले ही 8 वर्ष लगे, लेकिन उसके बाद सर्वहारा वर्ग के अंदर में जागृति पैदा हुई। उस जागृति ने एक ऐसा विस्फोट पैदा किया जिस विस्फोट से जो है क्रांति जो है खूनी क्रांति के अंदर बदल गई और सत्ता को जाना पड़ा तानाशाह को। हम देखेंगे, ये लिखा हुआ है, हम देखें। आगे क्या है तेरे की 1131 के अंदर में जब राजशाही तंत्र चलता था, उस टाइम पे जनता का एक झुंड जो है अचानक से राजा का विद्रोह हो गया। लोगों ने उस टाइम के, आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो उन्हें नक्सली कहा जाता है, लेकिन उस ज़माने के अंदर में उनको बगावती तेवरों की वजह से बागी कहा गया और उन बागियों ने जो है राजसत्ता के सिंहासन पर डाले, जनता आली है, जनता आली है के नारे लगे और उसके बाद जो है देश के अंदर इनकलाब हो 2000 BC ईसा मसीह के जन्म से पूर्व एक बार एक कबीला था खजुराहो के जंगलों जहाँ हैं वहाँ, उसके आसपास में वो कबीला रहता था और वहाँ पर जो है 14 आदमियों का एक सरदार बन गया। सरदार ने पूरे तंत्र के ऊपर में कब्ज़ा कर लिया और वो खाना और फूड सिक्योरिटी जो है उनसे छीन लिया। उसके बाद जो है 7 लोगों ने विद्रोह शुरू किया। विद्रोह शुरू करने के बाद में उससे कबीले जुड़ते चले गए और एक ऐसी क्रांति हुई कि उस कबीले का नाम जो है कबीलाई कबीला बन। ये इनका अलग ही चल रहा है भाई, हिंदू भाई का अलग ही चल रहा है, कांग्रेस का अलग ही चल रहा है, इसका चल रहा है। इसमें एडिटर टेक भी होता है, मतलब मेरे खुद की व्यक्तिगत राय भी कुछ होनी चाहिए कि मोदी जी चुनाव क्यों नहीं हारते। देखिए, जहाँ तक मैं भारत को समझता हूँ, भारत के अंदर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जिसकी वजह से कोई नेता चुनाव जीतता है, अरविंद केजरीवाल चुनाव जीते, लालू जी अगर आज होते तो बिहार के अंदर जीत जाते।
हरा देते, ममता बनर्जी हरा देती हैं भारतीय जनता पार्टी को। इस बार थोड़ा टफ टास्क है क्योंकि एक आदमी को लगा दिया गया है काम पर। बीजेपी का फंड और पैसा बहुत तगड़ा है तो वो कई आदमियों को ख़रीद लेते हैं और उन्हीं को काम पे लगा देते हैं, जो लगते उसके हैं और होते उसके हैं और करते उसका है और करते उसका। तो इतना कंफ्यूज कर देते हैं आदमी को, उसको समझ में नहीं आता कि सांस कहाँ से ले और पादे कहाँ से। तो एडिटर एक भी है कि मोदी जी क्यों नहीं हारते। मोदी जी इसलिए चुनाव नहीं हारते क्योंकि मोदी जी ने जो है इतना कंफ्यूज कर दिया है जनता को कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ से कहाँ से और बात कहाँ से है क्या। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर जो राजनीति है वो पूरे तरीके से एंटरटेनमेंट है। मतलब 5 बजे के बाद जब आप आएंगे तो शाम को आपको मसाला चाहिए, कुछ ना कुछ टाइम पास करने के लिए। तो मसाला, अभी हिंदू मुसलमान में मसाला मिलता है तो यकीनन वो डिबेट टीआरपी देती हैं, तो वो डिबेट्स चलती हैं। और बहुत सारे मसाले ऐसे होते हैं जिससे जो है एक मतलब पब्लिक का एंटरटेनमेंट बना रहे। तो आज की तारीख़ में सबसे ज़्यादा जो मसाला पब्लिक को देते हैं वो मोदी जी देते हैं। और वो इतना मसाला देते हैं, इतना मसाला देते हैं, इतना मसाला देते हैं कि वो मसाले में खैनी रगड़ रगड़ के आदमी एंजॉय करता रहता है। तो जब तक कि मोदी जी से बड़ा कोई टास्क देने वाला प्रधानमंत्री मेरे हिसाब से नहीं आता है। राहुल गांधी जी कोशिश करते हैं लेकिन वो बात नहीं है, वो उतने टास्क नहीं दे पा रहे हैं और कोशिश करते हैं वो अकेले। अच्छा, कांग्रेसी बाकी सारे ढीले ही हैं, वो कुछ बोलते नहीं हैं। वो जैसे क्या होता है बीजेपी में बैकअप पे बैकअप है, एक के बाद एक। जैसे मोदी जी अगर कहीं इंगेज्ड हैं, बिजी हैं, कोई सीरियस काम कर रहे हैं, गंभीर कोई बिल पास कर रहे हैं, देश की तरक्की विकास के अंदर में कोई काम कर रहे हैं, तो इस तरह के टास्क जो है कंगना रनावत को दे देते हैं, गिरिराज सिंह को दे देते हैं। नीचे अभी राजनाथ सिंह जी से भी काम ले रहे थे, वो संभाल लेते हैं, योगी जी से काफ़ी लोग संभाल लेते हैं। उनके अंदर में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पब्लिक को जो है निराश नहीं करते, कुछ ना कुछ बना के रखते हैं। कांग्रेस में अगर थोड़ा बहुत राहुल जी कोशिश भी करते हैं कि थोड़ा एंटरटेन मैं कर देता हूँ, तो उसके बाद में फिर कोई दूसरा बी सी डी लेवल पर कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो वो बड़ा गंभीर सीरियस बात करता रहता है और वो पब्लिक नहीं सुनना चाहती। क्योंकि देखिए 5 साल 4 साल में एक बार इलेक्शन आता है और उसके अंदर में भी अगर मज़ा ना आए तो फिर क्या फ़ायदा है। तो वो ऐसा बोरिंग इलेक्शन पब्लिक नहीं चाहती है, पब्लिक एक मज़ेदार इलेक्शन चाहती है। केजरीवाल जी सक्षम थे, वो एंटरटेनमेंट करवा दिया करते थे पब्लिक का, पब्लिक को खुश कर दिया करते, पब्लिक ने जिताया। इस बार थोड़ी कमी रह गई थी उनके एंटरटेनमेंट, पब्लिक ने हटा दी अभी। तो मेरा ये पर्सनल मानना ये है कि जो सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट, देखिए यूट्यूब पे भी यही होता है, कहीं पर भी यही होता है, जो सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट देगा अपने कंटेंट के अंदर, सबसे ज़्यादा लोगों को घेर के रखेगा, बिज़ी रखेगा, मसरूफ़ रखेगा। ये छोड़ दीजिए मुद्दे में लॉजिक है कि नहीं है, बात यह है कि मुद्दा हुआ तो उसके बाद आपका बात करने का मन है कि नहीं है। आपका अगर बात करने का फेवर में डिसफेवर में वो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आपका बात करने का बार बार मन हो रहा है तो यानी कि मुद्दा इंगेजिंग तो है ना। तो जो इंगेजिंग मुद्दे बार बार खड़े करेगा, अभी ये कांग्रेसी और अब जैसे प्रशांत किशोर जी ने इंगेजिंग मुद्दा उठाया था ना बिहार के अंदर, लेकिन वो इंगेजिंग मुद्दा जो है वो 20-30% जवान लोगों के लिए था। अब बिहार के अंदर तो बड़ा सिंपल सिस्टम है कि भैया तुम 14 साल के हो गए, तुम कमाने बाहर निकलो, जब तुम 40 साल के हो तुम्हारे घुटने गल जाएंगे, तुम वापस आ जाना। तो 40-50 साल का हो के वो बिहार वापस आ जाता है। तो ये 25 से और 40-15 साल का जो ये चंक है, 25 साल तक का युवा जो वहीं बिहार में बैठा हुआ है उसको उससे मतलब नहीं है। और 45 साल से जो कमा धमा के वापस आ गया, हो रहा है अच्छा अब ये नहीं जाएगा कमाने, ऐसा 83 प्रशांत किशोर का साला हम तो जाके खट गए वहाँ पे महाराष्ट्र में, गुजरात के अंदर मशीनों में, और आओ ये साला गांव का आदमी है नया कह रहा फैक्ट्री यहीं लग जाएगा, ऐसा मज़े लेगा। तो उसने ऐसी तैसी कर दी, ये मैं सही बता रहा हूँ। तो मुद्दा ऐसा होना चाहिए जो 80-90% लोग उसके अंदर इंगेज हो जाएं। अभी सर कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान को इंगेज कर रखा है। उससे पहले ACI ले आए थे,
पूरे हिंदुस्तान को इंगेज कर दिया था। एक पब्लिक तो सड़कों पे ही बैठ गई थी 15-20% की और बाकी 80% देख रही थी होगा क्या। इससे पहले जो है वो करते रहते हैं, नोटबंद करते हुए पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने इंगेज, तो वो इंगेजमेंट पूरे हिंदुस्तान को देते हैं। वो देशवासियों में फ़र्क नहीं करते, वो पूरे हिंदुस्तान को इंगेजमेंट देते हैं और पूरा हिंदुस्तान इंगेज रहता है। तो उनको याद रहते हैं कि हाँ मोदी जी काम कर रहे हैं, कर्मठ हैं, प्रधानमंत्री हैं और लगातार हमको टास्क भी देते हैं। तो पब्लिक उनके साथ में जुड़ी हुई है। और मैं ये नहीं मानता कि ये जो वामपंथियों ने बताया ये सब कोई बकवास है। जो कांग्रेसी कह रहे हैं पब्लिक स्वतः जागृत पब्लिक क्यों होगी, पब्लिक तो जागृत है और वो जागृत होने के बाद ही तो ये सब कर रही है। ये पब्लिक को मूर्ख समझते हैं, पता नहीं कौन से जागृत है। अरे नया कोई एंटरटेनमेंट लेकर आओ तुम, तो पब्लिक का एंगेजमेंट आए, सुने तुम्हारी बात, फिर देखे कि तुम्हारी बात में ज़्यादा वजन है कि मोदी जी की बात में ज़्यादा वजन है। जिसकी बात में ज़्यादा वजन लगेगा जनता उसको चुन लेगी, है ये इतनी सी बात है। इसलिए मोदी जी चुनाव नहीं हारते हैं और मेरा ये मानना है कि अगले 50 साल तक मोदी जी चुनाव नहीं हारेंगे। और अगर कांग्रेस का और वामपंथियों के इतने लंबे लंबे थीसिस चलते रहे तो ये जो है हो सकता है अगले 200 साल तक मोदी जी चुनाव ना हारे। मैं आपको बताऊंगा 200 साल तक मोदी जी कैसे मतलब जीवित रह सकते हैं, कैसे पॉसिबिलिटी है वो बताऊंगा। मैं अगला एक वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर बताऊंगा कि मोदी जी 200 साल तक न सिर्फ जीवित रहेंगे बल्कि वो भारत के प्रधानमंत्री भी बने रहेंगे। और इन 200 सालों में क्या क्या भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन आ चुका होगा उसके ऊपर मेरे पास रिसर्च है पूरी। और आपको पता है मैं तथ्यों पर बात करता हूँ, तर्क पे बात करता हूँ। अगले वीडियो में अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, यहाँ तक देख ही लिया आपने वीडियो, तो अगले वीडियो में आप मेरे साथ जुड़ना। मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से मोदी जी 200 वर्ष तक न सिर्फ जीवित रहेंगे बल्कि भारत के प्रधानमंत्री भी रहेंगे और भारत का नक्शा उस वक्त तक कैसा हो चुका होगा सब मैं आपको फैक्ट के साथ दिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।